हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम लोग अपना जो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी देख रहे हैं उसके आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करें। क्या है? कृषि ग्रामीण विकास वाला हम देख रहे थे। पिछले वाले में कृषि विकास के लिए या फिर कह सकते हैं जो साख विपणन मतलब मार्केटिंग से संबंधित चीज़ों की क्यों आवश्यकता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है प्रेजेंट टाइम में, उसमें कितनी सुधार हो रहा है या सुधार की गुंजाइश है, वो मार्केटिंग, मंडी और किसान बिल और ये सब थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया था। आज देखेंगे क्या? उत्पादन गतिविधियों में विविधीकरण। ठीक है, क्योंकि किसानों ग्रामीण भी क्या देख रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या कृषि ज़्यादातर है और कृषि केवल कृषि पर निर्भर रहना बहुत जोखिम भरा कार्य है। पिछले वाले लेक्चर में मैं डिस्कस किया था, हमारे यहाँ कृषि जो है मानसून का जुआ कही जाती है। अब सोचिए कि मौसम अगर अच्छा हुआ, ठीक है, तब तो कृषि पैदावार अच्छी होगी, लेकिन हो सकता है कि किसी 1-2 साल मौसम या सूखा पड़ जाए या बाढ़ आ जाए, तब तो फिर पूरी ग्रामीण इकोनॉमिक्स जो है वो या आर्थिक लोगों किसानों की आर्थिक हालत ही पूरी बैठ जाएगी ना। तो उसको सतत विकास कैसे बना रहा है, तो उसमें क्या है, विविधीकरण लाने की ज़रूरत है। वही कह रहा है कि विविधीकरण के दो पहलू, एक पहलू तो फसलों के उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, कि दो पहलू हैं विविधीकरण करने। एक तो ये कि भाई जो परंपरागत कृषि प्रणाली हमारे यहाँ चली आ रही है, ठीक है, उसमें चेंज करना। ठीक है, अभी आप देखेंगे जब हमारे हरित क्रांति हुई तो उसमें भी हम लोगों ने क्या किया, अच्छे प्रकार के बीज लाए, मतलब वो कहते हैं क्या कहते हैं मॉडिफाइड बीज आया, फिर बाद में अच्छे प्रकार के कृषि यंत्र हुए और फिर उसमें कीटनाशक दवाइयाँ और उर्वरक कुछ एक नया चीज़ प्रयोग की गई, तो उससे उत्पादन बढ़ा। तो अभी भी क्या कर रहा है कि एक तो उत्पादन जो हमारे यहाँ पैटर्न प्रणाली है, ठीक है, उसको सबसे सुनिश्चित किया है। जैसे कि भाई अगर आपने एक मेन फसल ले ली तो फिर दलहन वाली या फिर जैविक खाद वाली फसल उगा के फिर दूसरा करने की, प्लस अच्छी टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों की व्यवस्था कराना कि जिससे कि आधुनिक तरीके से कृषि किया जा सके। ठीक है, एक तो ये पहलू। दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू कि उसमें गैर मतलब कि श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंधित कार्य। ठीक है, कि मतलब कि किसान है, ठीक है, किसान में क्या है कि किसान तो अभी कृषि कर रहा है, लेकिन भाई वो फुल टाइम तो क्योंकि एक फसल उसने लगा ली, फिर वो पकने में 3-4 महीने लगता है, फिर नॉर्मली उसकी देखभाल करता है और फिर उसके बाद उसकी आर्थिक, अगर फसल अच्छी हुई तो फिर आर्थिक व्यवस्था उसकी सही होती है, फिर माल बाज़ार में बेचना, फिर चीज़ें चलती। लेकिन अगर उसको और भी अल्टरनेट उपलब्ध करा दें, जैसे कि भाई वो कृषि कर रहा है, साथ में कह दें कि भाई उसको कि भाई मत्स्य पालन करे, मत्स्य पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है, पशुपालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, तो ये क्या होगा, तो जो अभी कृषि क्षेत्र में बाढ़ या सूखा पड़ने से जोखिम आ रहा था, अगर मान लें कि यहाँ पे चीज़ें फसल नष्ट भी हो जाती, लेकिन अगर उसके पास मत्स्य पालन या कह सकते हैं कि मुर्गी पालन हो गया या डेयरी संबंधित कार्य है, तो कम से कम यहाँ से तो उसकी आजीविका चलती रहेगी। और साथ ही मान लीजिए कि दोनों चल रही है, कृषि भी पहले चल रही थी, इसको भी दोनों चल रही है अच्छी, तो फिर उसकी पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था या फिर उस किसान को पूरा फायदा होगा। तो वही कह रहे हैं कि दोनों को अल्टरनेट उपलब्ध कराना जरूरी हो गया। ठीक है, जिससे क्या होगा, खेती से जोखिम को कम करने में सफलता होगी और क्या होगा, ग्रामीण जन समुदाय की वही वैकल्पिक धारणी आजीविका के अवसर उपलब्ध होंगे। अभी देखेंगे प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में आपने देखेंगे कि सरकार भी क्या कर रही, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही। ठीक है, मधुमक्खी पालन हो गया, तो और साथ में आप देखेंगे तो दुग्ध संबंधित बहुत सारे डेयरी सरकार जो है उसमें प्रोत्साहन दे रही है। साथ में क्या हो रहा है कि आप देखेंगे अच्छे टेक्नोलॉजी संयंत्रों पे, ट्रैक्टर हो गए या फिर कह सकते हैं कि इससे कि नहीं ट्रैक्टर ट्राली हो गए और अनाज से संबंधित बहुत से, उसको लेने के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। तो इससे क्या होगा, कृषि क्षेत्र में विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, समझ गए ना अल्टरनेट व्यवस्था की क्या बात चल रही है कि भाई क्योंकि कृषि क्षेत्र में अब एक तो दो चीज़ है, कृषि में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे प्रेजेंट टाइम में वो कहते हैं ना कि छोटी एरिया तो सबका कम होता जा रहा है, लेकिन उतने ही लोग मतलब कि भाई अगर पहले भी 100 लोग काम करते थे, तो अब कृषि क्षेत्र पे भार बढ़ता जा रहा है और ज़मीन सब में बढ़ते बढ़ते उसका जो एरिया है छोटा होता जा रहा है। तो विविधीकरण देंगे तो हो सकता है कि आगे उनके लिए फ़ायदा होता चलेगा। और उसमें क्या है, सरकार अगर सहायता देगी तो एक बहुत बड़ा सेक्टर का डेवलप हो सकता है। जैसे सरकार ने हमारे पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, किसान कह रहा है खेती कर रहा है, साथ में वो पशुपालन भी कर रहा है। ठीक है, पशुपालन कर रहा है, पशुपालन से क्या होगा, अब दुग्ध, एक तो उससे भाई दुग्ध क्षेत्र में मतलब दूध की बेच के पैसा कमा सकता है। साथ में अगर बड़े पैमाने पे ऊपर कृषि के साथ पशुपालन करता है
तो कृषि से संबंधित जो चीज़ें मिलती हैं वो पशुओं को खिला सकता है, ठीक है, चारे की व्यवस्था हो जाएगी। साथ में दुग्ध तो हो ही रहा, दुग्ध से संबंधित उसके बाद क्या होगा, वो डेयरी से संबंधित चीज़ें बढ़ावा दे सकता है, डेयरी उद्योग खोल सकता है। उसमें क्या होगा कि विभिन्न तरीके से छाछ हो गया और बहुत सी जितनी भी प्रोडक्ट निकलती हैं दही से लेके हर चीज़, घी से, तो उसकी भी एक मतलब पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो सकती है, ठीक है। साथ में अब जैसे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, अगर बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा, जो प्रसंस्करण मतलब कि अगर कोई जैसे कि टमाटर था, अभी हम लोग पिछले में टमाटर मान लिया पैदा हो रहा है, तो उसको जल्दी तो सरकार क्या करे, उनको उचित मूल्य पे खरीद के और उसको क्या होगा, पैकेजिंग से संबंधित और भी संबंधित जो चीज़ें वहाँ पे, जैसे टमाटो केचप बनाने की कोई फैक्ट्री लगा दे, तो अल्टरनेट चीज़ें बना। अब पशुपालन कर रहे हैं तो उसके चर्म उद्योग में भी बढ़ावा होगा कि भाई कि पशु अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके जो चर्म होते हैं, चमड़े होते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ी पैमाने पर यूज होता है, तो उसको भी बढ़ावा दे सकते हैं। प्लस कृषि के साथ क्या होगा, आप देखेंगे कि बहुत जगह जो है आज भी आप देखेंगे ग्रामीण पर्यटन का विकास हो रहा है, ठीक है। तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। ग्रामीण पर्यटन मतलब कि एक प्रॉपर एकदम जो विलेज एरिया, मतलब झोपड़ी हट वाले मिट्टी के घर वो बने रहते हैं और बहुत से लोग वहाँ पे जाके स्टे करते हैं, तो ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, ठीक है। राजस्थान वगैरह में बहुत से स्टेट में काफ़ी पॉपुलर कल्चर हो रहा है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि गैर कृषि गतिविधियों में इनको वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना प्रेजेंट टाइम में जरूरी हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक स्टोरी खींची गई, किसी तनवा परियोजना तमिलनाडु में थी, तो वहाँ पे महिलाओं ने खेती के साथ जैसे मशरूम हो गया, साबुन निर्माण हो गया, या फिर कैसे खिलौना निर्माण संबंधी बहुत सी चीज़ हो गई, तो सबको देखा गया कि इससे फ़ायदा होता है। और पैरेलली जब एक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, तो पूरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा तो पूरे देश को बढ़ावा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लगभग 60% से ज़्यादा जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वही कह रहे हैं वैकल्पिक मतलब से हथकरघा उद्योग, शिल्प कलाएँ, बर्तन बनाना सब किया जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले होता था कि महिलाएं कृषि अधिकांश ग्रामीण महिलाएं कृषि में रोजगार प्राप्त करती थी, जबकि पुरुष गैर कृषि रोजगार बाहर तलाश चले जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब महिलाएं भी बाहर का भी काम कर रही हैं, ठीक है, कि इन द सेंस कि आप देखेंगे शिक्षा क्षेत्र, बैंकिंग सेक्टर में भी महिलाएं काम कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इससे क्या हुआ, अब चीज़ें मिक्स हो रही, डिफ्रेंशिएट करना, और सरकार को भी ये है कि वैकल्पिक चीज़ों को और बढ़ावा दे। सिंपल सी चीज़ ही है। अगर आपको एक मेन से संबंधित अगर क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाए कि भाई प्रेजेंट टाइम में कृषि क्षेत्र में बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर कृषि क्षेत्र को कैसे बढ़ावा दिया, किसानों से संबंधित कोई आ गया, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई उसको विविधीकरण की, अब यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया ना, तो यही सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी कि उनको वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था कराएं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया ना कि विविधीकरण क्या क्या पहलू हैं, तो वैकल्पिक रोजगार, तो टेक्नोलॉजी समय दूसरी चीज़ हम लोगों ने और भी वैकल्पिक रोजगार, कृषि, पशुपालन, डेयरी, इन सब के उद्योग पर बढ़ावा दिया जाए, तो आपको मेंस में प्रॉपर ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक एक सेक्टर को लेकर इसमें चर्चा की गई। अब देखिए जैसे कि एक एक सेक्टर की यहाँ पे जब चर्चा की गई है, तो इसमें क्या है कि पशुपालन संबंधित जो चीज़ें अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था ऊपर, वही है कि भाई उसमें इनको क्या है कि पशुपालन आज क्षेत्रों में 7 करोड़ से छोटे या सीमांत किसानों जो भूमिहीन श्रमिकों के लिए आजीविका कमाने का एक वैकल्पिक साधन सुलभ कर रहा है, ठीक है। महिलाएं भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में, तो जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कंक्लूजन, तो उसी में ही कि मवेशियों के पालन से परिवार की आय में अधिक स्थिरता आती है, साथ ही खाद्य सुरक्षा, परिवहन, ईंधन, पोषण आदि, तो वही जो चीज़ हम लोग ऊपर डिस्कस की उसी की यहाँ पे डिटेल में चर्चा की गई। प्लस सबसे बड़ी मात्रा में मुर्गी पालन है, तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको एक एक वही सेक्टर, या तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार देखेंगे कैसे लिखना है, क्योंकि बहुत इतना डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा, बस आपको एक टच करके प्रेजेंट टाइम की पॉलिसी लिखनी होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि वही यहाँ पे डाटा दिया गया कि किस टाइम कितनी उद्योग थी, डेयरी उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऑपरेशन जैसे कि फ्लड लॉन्च किया गया था, दूध की बाढ़, फ्लड ऑपरेशन फ्लड को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या हुआ, इससे दुग्ध उत्पादन बढ़ावा देने के लिए तो आज भी देखेंगे कि बहुत सी जगह क्या हुआ कि सहकारी समितियों द्वारा जैसे कि बड़े बड़े डेयरी क्षेत्र खुल गए, ठीक है, पशुपालन को बढ़ावा मिला। जैसे गुजरात में देखेंगे सहकारी, एक वहाँ पे आनंद करके है, ठीक है, आप सर्च करिएगा तो वहाँ पे पूरी दूध की पूरी डेयरी बहुत बड़ी पूरे गुजरात की है, और क्या करती है वो लोगों के द्वारा मिलकर चलाई जाती है, सहकारिताओं के, ठीक है। तो उसमें वही है कि मांस, अंडे, ऊन सबका बढ़ावा मिला, तो इससे क्या हुआ
वैकल्पिक रोजगार बढ़ेगा, प्लस लोगों की आजीविका स्टेबल रहेगी, क्योंकि कहीं एक क्षेत्र में लॉस होता है तो दूसरा हमेशा उसके लिए खड़ा रहेगा। ठीक है, और मान कि दोनों सामान्य चलते तो उनको फ़ायदा तो रहेगा ही दोनों में। अब मत्स्य पालन बढ़ावा जो वही मछुआरों को समुदाय तो प्रत्येक वही है कि जलागार को क्या मानते हैं मछुआरों के समुदाय तो प्रत्येक जलागार को माँ या दाता मानते हैं। ठीक है, जैसे सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, प्राकृतिक तालाब, प्रवाह आदि सभी जलागार मछुआरों के समाज के लिए निश्चित आजीविका के स्रोत, जीवन दीपक स्रोत बन जाते हैं। ठीक है, वही बात की गई कि भाई जहाँ से उनको मिलता है हमेशा कि भाई अब मछुआरों के लिए क्या, उनके लिए तो वही है ना प्राकृतिक जो स्रोत हैं, जैसे कि सागर, महासागर, सरिताएं, झीलें, जहाँ से उनको मछुआरे मतलब मछली जहाँ से मिल रही है उनके लिए वो माँ या दाता मानते हैं। ठीक है, देने वाला दाता। तो ये कि अब जैसे कि जब ये पुरानी एनसीईआरटी है तो इसमें अब प्रेजेंट टाइम के हिसाब से मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, पॉलिसी चलाई जा रही हैं, ठीक है, किस क्षेत्र में, जैसे कि मत्स्य पालन को बढ़ावा देने की बहुत सारी, हाँ, नीली क्रांति से संबंधित बहुत जगह पॉलिसी चल रही है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत से मत्स्य उद्योग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ चल रही है, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बस हल्का सा करंट से जोड़ना है और पॉलिसी लिखनी है। ठीक है, जैसे कि आप देखें गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, जो अब मत्स्य उद्योग का बहुत बड़ी मार्केट है, तो उसमें जो पॉलिसी चल रही सरकार क्या बढ़ावा करने के लिए चल रही वैकल्पिक, तो आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मछुआरों के परिवार का एक बड़ा हिस्सा निर्धन है। ठीक है, तो इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उनके क्या है रोजगार इन सब का प्रति निम्न व्यक्ति आय होने के कारण रोजगार इन सब का एक बहुत बड़ा स्रोत मत्स्य मछलियाँ। अब क्या करें कि इन मछुआरों समुदाय में आजकल जूझ रहे किससे, ऋणग्रस्तता हो गया, निरक्षरता है, गरीबी है, तो इन सबको क्या कृषि के साथ अगर ये सब क्षेत्र बढ़ावा देगी सरकार तो उनको फ़ायदा होगा। अब कह रहा है कि इसकी महिलाएं मछलियाँ पकड़ने का काम नहीं करती, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मत्स्य उद्योग में या मछुआरों में पुरुष ही ज़्यादातर काम में इन्वॉल्व रहते हैं, मछलियों की बहुत कम। ठीक है, अब जैसे कि शायद अब मछलियाँ मत्स्य उद्योग में है तो अगर महिलाएं घर पे रह रही हैं और काम कर रही हैं तो महिलाओं के लिए कुछ रोजगार या अल्टरनेटिव उपलब्ध कराया जा सकता है, तो वहाँ पे ये चर्चा की। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि उद्योग या बागवानी क्षेत्र, प्लस साथ में कह रहे हैं देखिए बागवानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इंडिया की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि प्रकृति ने देखा हमें क्या दिया, ऐसा मतलब कि हमारे ऐसी मृदा है, मिट्टी है, ऐसी ऋतुएं हैं कि यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की आप देखेंगे फल, सब्जियाँ, रेशेदार फसलें, औषधि, सुगंधित पौधे, मसाले, चाय, कॉफ़ी इत्यादि होते हैं। ये सभी फसल रोजगार के साथ साथ क्या भोजन और पोषण उपलब्ध कराने में बड़ा योगदान देती हैं। ठीक है, बहुत कम देशों में देखा जाता है कि इतनी विविधता पाई जाए। हमारे क्या विविधता में एकता क्यों पाई जाती है कि आप देखिए पहाड़ी क्षेत्र भी है, कोस्टल क्षेत्र भी है, ठीक है, पठारी क्षेत्र भी है, तो पूरा मतलब कि हर प्रकार की आपको क्या नाम है ऋतुएँ, हर प्रकार के मौसम है, हर प्रकार की मिट्टी है, हर प्रकार की जलवायु है, तो हर प्रकार के इसलिए क्या होती हमारे यहाँ मैक्सिमम ये फसल, चाय, कॉफ़ी, सुगंधित पुष्प हर चीज़ को होता है। तो क्या करें कि 1991 से 2003 की अवधि को देखिए 1991 से 2003 के बाद तो क्या कहते हैं स्वर्णिम क्रांति के प्रारंभ का काल मानते हैं। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ, बागवानी में सुनियोजित निवेश की बहुत ही उत्पादक सिद्ध हुआ। ठीक है, अब इसे कि उस टाइम क्या हुआ कि 1990 से 3 में क्यों मानते स्वर्णिम, क्योंकि इस टाइम में बागवानी क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ निवेश या कह सकते हैं कि प्रोत्साहन देना प्रारंभ किया गया, और इस क्षेत्र में एक धारणीय वैकल्पिक रोजगार का रूप धारण कर लिया कि अब जैसे इन सब चीज़ों में आप देखेंगे जैसे पुष्प उद्योग हो गया, फसलें, अब जैसे कि यहाँ पे दिया ना आ गया औषधि गुण सुगंधित जो है फसलें हो गई, फल फूल हो गए, इसमें जब निवेश चाय, कॉफ़ी, अब इसमें क्या हुआ सरकार ने बढ़ावा दिया तो ये बहुत बड़ी मात्रा में आप देखेंगे अब ये इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में डेवलप हो गया। ठीक है, भारत आम, केला, नारियल, काजू आदि फसलों को अनेक मसालों के उत्पादन में आज विश्व में क्या है अग्रणी देश माना जाता है। ठीक है, प्लस सब्जियों के उत्पादन में कह रहे हैं कि दूसरे स्थान पे है। तो वही कह रहे हैं कि इसमें कि अगर बढ़ावा देने से क्या हुआ, अभी भी आपने पिछले चैप्टर में देखा क्या है कि अगर आज भी आप देखेंगे सब्जियां हमारे यहाँ इतनी प्रसंस्करण सुविधाएं या कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज नहीं है कि लगभग 10 से 15% तो केवल सब्जियां क्या होती हैं सुविधाएं ना होने की वजह से नष्ट हो जाती हैं। अगर सोचिए कि हमारे पास सुविधाएं होती हैं और इसको हम बाहर कहीं बेच पाते या इंटरनेशनल लेवल पे बेच पाते तो एक तो पूरी अर्थव्यवस्था सुधरती है, प्लस
ये किसान क्षेत्र के ऊपर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता। तो वही पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वही है कि ये उद्योग अब अनेक वंचित वर्गों के लिए क्या है, आजीविका को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध हो गए, ठीक है। कि भाई अब जैसे ये हो गया तो अनेक ये उद्योग हैं जो गरीब थे, किसान थे या क्या वंचित वर्ग थे, उनके लिए आजीविका के एक बहुत बड़े सहायक हो गए। पुष्प रोपण, पौधशाला की देखरेख, संकर बीजों के उत्पादन। अब जैसे एक संकर बीज क्या आते हैं, आपने सुना होगा ना कि संकर फसलें या इन सब पे मतलब कि वो जैसे गन्ना थी, गन्ना में क्या था, संकर किसी और के क्रॉस करके एक नया फसल या पौधे निर्माण किया जाता है। तो कहीं किसी और की जड़ रहती है, टहनी किसी और के यहाँ पे मिट्टी लगा के फिर बाद में इसको जो है क्या है काट के एक नया पुष्प बना लेते हैं। तो एक वहाँ पे संकरण करके एक मतलब बेहतर कह सकते हैं कि संकरण उसी के किया जाता है कि मैक्सिमम टू फसल ली जाए या बेहतर एक कोई नई प्रजाति विकसित की जा सके। तो उससे भी बढ़ावा हो रहा है, सरकार भी इसकी तरफ काफ़ी ध्यान दे रही है, कह रहे हैं, ठीक है। अब फुल उद्योग हो गया, खाद्य प्रसंस्करण में क्या है, महिलाओं के लिए भी आप देखेंगे, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन हो गया ये। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अन्य रोजगार या आजीविका के स्रोत, ठीक है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या कह रहे हैं, अब इसमें ये सब टॉपिक क्या करना है आपको, ये सब टॉपिक में बेसिकली आपको करंट ही लिंक करना है। अब जैसे कि अन्य वैकल्पिक रोजगार, सूचना और प्रौद्योगिकी ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अनेक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं, ठीक है। अब सूचना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र में बेसिकली आपको यहाँ पे ये करना है कि कृषि या ग्रामीण, क्योंकि हम लोग ग्रामीण विकास पर, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या, जैसे कि ग्रामीण पढ़े तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये मतलब टेक्नोलॉजी हो गया या फिर कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी क्या इफेक्ट पड़ा है, नई टेक्नोलॉजी का ग्रामीण क्षेत्रों में क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ये आपको लिखना पड़ेगा। जैसे अपने हम लोग पिछले में क्या डिस्कस किया था कि अब जैसे वो आई थी ई मंडी, ई मंडी का कॉन्सेप्ट आया था ना, तो इसमें क्या हुआ, ई मंडी से अब ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे फ़ायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू सरकार को या फिर सरकार को करेंगे, किसानों को कैसे फ़ायदा हो, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। साथ में जैसे कि बहुत से जगह क्या होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है ना कि आपने क्या किया, जैसे टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट हो, इसी आपको जगह जगह पे कुछ सेंटर बना के, जैसे कि क्या होता है वहाँ पे पंचायतें होती है ना ग्रामीण क्षेत्रों में, तो पंचायतों में एक बड़े सेंटर लगा के जो शहरी क्षेत्र या फिर कह सकते हैं विदेश से या कहीं भी जहाँ पे किसानों संबंधित समस्याएं लगा के आपको इंटरनेशनल लेवल या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उनको कुछ सुविधाएं दे सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी को क्या है, उनके जो भी फसलों से संबंधित चेतावनी हो गई, यहाँ तक कि उनको अगर मान ले कि उनको कृषि करने में या कोई समस्या आ रही है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या उनको सहायता दिला सकते हैं, कंसल्ट मतलब कि वो सुझाव परामर्श कर सकते हैं कृषि वैज्ञानिक से या किसी चीज़ से। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है चीज़ों को। तो वही है कि भाई अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उनको क्या है कि मौसम संबंधी जानकारी, या फिर अगर वो चाहे तो कहीं पे मार्केट बेचना चाहते हैं तो सरकार को भी चाहिए कि उसको लिए मार्केटिंग उपलब्ध कराए। तो ये सब चीज़ों की यहाँ पे जो चर्चा की गई है, पिछले हम लोग लेक्चरों में बहुत डिटेल में इसको चर्चा कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे, ठीक है। तो वही कहना है, इन सबको अगर करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होगा, रोजगार से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके अवसर को बढ़ावा मिलेगा, और जो कृषि पे दबाव इतना ज़्यादा पड़ रहा है उसको भी एक अल्टरनेट मिलेगा, वैकल्पिक रोजगार भी मिलेगा लोगों को, प्लस कृषि क्षेत्र में भी लोगों को क्या होगा, फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ग्रामीण विकास होगा और भारत का विकास होगा। अब से धारणीय विकास और जैविक कृषि, ठीक है। अब धारणीय विकास क्या होता है कि होता है कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, जैसे कि धारणीय विकास ये होता है कि जो आपको मिला हुआ चीज़ें, ठीक है, आप उसको जो है स्वयं तो यूज़ करें ही, लेकिन आप अगली पीढ़ी के लिए भी उसको सुरक्षित रखें। ऐसा नहीं कि मानिए आपको पर्यावरण अच्छा मिल गया तो आपने उसका एकदम दोहन कर दिया कि अगली पीढ़ी आपकी आ रही है तो वो एकदम पोल्यूटेड या ख़राब चीज़ें पा रहे, नहीं, आप उसका यूज़ करें लेकिन अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसी तरीके से सुरक्षित बनाए हुए रखें, ठीक है। उसी को कहते हैं धारणीय विकास। जैविक कृषि, अब क्या कह रहा है कि जैसे कि जैविक कृषि क्या होती है कि भाई कीट, जैसे कि आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हानिकारक प्रभाव में जागरूकता के प्रसार हुआ, ठीक है। कुछ समय से देखा जा रहा है कि भाई कृषि क्षेत्र हो गया या कहीं पे भी जैसे फल सब्जियाँ, उसमें जैविक उर्वरक या फिर कीटनाशक प्रयोग होने से क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर हमारे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। हालांकि आप वर्ल्ड लेवल पे कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया में अभी भी जो है हमारी उर्वरक प्रयोग करने की जो है मतलब प्रति हेक्टेयर
इंडिया में सबसे कम मात्रा में उर्वरक कह सकते हैं कि यूज होता है, और फॉरेन से कि जो विकसित देशों में बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो लेकिन उसमें भी क्या है कि कृषि क्षेत्र पर लोगों के स्वास्थ्य पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, इतना उर्वरक उतना कम यूज होने के बाद भी। भारत में परंपरागत कृषि पूरी तरह से रासायनिक क्या हो गई, उर्वरकों और कीटनाशकों पर आधारित हो गई, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जब औद्योगिक क्रांति हुई तो अच्छे प्रकार के वहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी लाए के साथ ही क्या हुआ, बहुत बड़े मात्रा पे उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, चीज़ों को क्या हुआ कि आप एक मतलब उसमें माने कि ये भूमि है, इसमें आपने कृषि जो है कोई कर रहा है तो उसमें खूब कीटनाशक उर्वरक सब प्रयोग करते हुए एक तो उस जो जमीन का एकदम कह सकते कि पोषण क्षमता खत्म हो जा रही, प्लस उससे जो उत्पाद हो रहा है उसमें भी इतनी बड़ी मात्रा में रासायनिक कीटनाशक है तो कि मानव स्वास्थ्य के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो उसी तरह कह रहे हैं कि आप धाड़ी विकास करिए और जैविक कृषि को बढ़ावा दीजिए, ठीक है। अब जैविक कृषि को क्या होता है, जैविक कृषि होती है कि देखिए विकास के प्रयास अनिवार्य हो, ऐसी एक प्रौद्योगिकी को जैविक कृषि कहा जाता है। किसको कहते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश तो नहीं होता, साथ में क्या होता है कि जैविक कृषि में हम जो ये रासायनिक उर्वरक ये सब प्रयोग नहीं करते, उसमें हमारे जो परंपरागत जैसे कि क्या होता है, जैसे कि आपने गोबर सुना होगा, गोबर से निर्मित जो जैविक खादें होती हैं उसका प्रयोग करते हैं। प्लस पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए उसमें हम कीटनाशक मतलब कि जो कीटनाशक उर्वरक जो होते हैं उन सबको एकदम प्रयोग नहीं करते हैं, जैविक कृषि करते हैं। अब जैविक कृषि से क्या होगा कि आपने देखा होगा प्रेजेंट टाइम में जैविक जो उत्पाद आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैविक कृषि से लाभ क्या होगा कि भाई अगर लाभ होगा तभी तो लोग उसकी तरफ जाएंगे। तो सीधा इफेक्ट क्या है कि इसका लाभ ये है कि ये हमारे स्वास्थ्य पर क्या होता है, नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता, ठीक है, नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर मार्केट में जाते होंगे, अगर जहाँ पे हो गया कि भाई ये क्या है कि ऑर्गेनिक या जैविक फूड है, जैसे कि दाल है ऑर्गेनिक है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई और चना हो गया, कुछ भी आ रहा है, देखा जहाँ पे ऑर्गेनिक होगा तो आपने देखा होगा वो नॉर्मल रेट से क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में मार्केट में बिकता है। तो अगर किसानों के पास मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर है तो उससे करीब 7 हेक्टेयर में आप अपनी नॉर्मल कृषि करिए, और 3 हेक्टेयर में अगर वो धीरे धीरे जैविक कृषि को बढ़ावा दिया तो सतत विकास होगा। उर्वरक नहीं, उनकी उर्वरक रसायन पे ऊपर जो खर्चा कर रहे हैं वो उनका बचेगा, प्लस मिट्टी की उर्वरता क्षमता बनी रहेगी, प्लस उनको क्या होगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे मार्केट, क्योंकि जैविक उत्पादों की जो है मार्केट में डिमांड बहुत है। अब इसके लिए क्या करना होगा कि सरकार को, भाई अगर जैविक कोई उत्पादन कर रहा है तो सरकार को अगर क्यों प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई उनके लिए जैविक जो उत्पाद करें अच्छे पैसे मिले, प्लस उनके लिए सरकार कुछ ऐसा प्रबंधन करे कि उनकी अच्छी मार्केटिंग हो सके, उनके लिए बेचने के लिए अच्छी जगह मिल सके या खरीदार मिल सके। तो सरकार को ये सब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इनकी देखिए वही कह रहा है कि घरेलू अंतर्राष्ट्रीय भाव में इसका उत्पादन लाभान्वित हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केटिंग तो इसके अगर ऐसे करेंगे मार्केटिंग तो जैविक कृषि को बढ़ावा भी मिलेगा, प्लस आजीविका भी लोगों की होगी, वृद्धि होगी, प्लस क्या होगा कि रोजगार के नए नए अवसर भी मिलेंगे, प्लस स्वास्थ्य हो गया। अब मान लीजिए कि आजीविका भी मिल रही है, स्वास्थ्य पे भी मान लीजिए कि नकारात्मक प्रभाव नहीं मिला है, तो जो अभी तक स्वास्थ्य पर खर्चा होता था वो भी उनकी जो आय जो पैसा खर्च होता था वो भी बच रहा है। तो इससे क्या होगा, कई फ़ायदा मिल सकता है। तो इसको एक साथ नहीं, धीरे धीरे इसको सरकार को भी बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को भी। तो यहाँ पे ये बात चल रही है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष पे अगर हम आते हैं तो देखिए निष्कर्ष में कह रहे हैं कि भाई अभी भी कह सकते हैं कि बहुत चमत्कारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन नहीं आया, अभी भी उनके लिए बहुत चमत्कारिक परिवर्तन करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए। हाँ, लेकिन धीरे धीरे जो है बहुत सारे इनिशिएटिव से डेयरी उद्योग हो गया, मत्स्य उद्योग हो गया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे निष्कर्ष में कि भाई बहुत से काम जरूरत है। तो इसके लिए सरकार ने ये कुछ पॉलिसी लॉन्च की जिससे कि क्या हुआ, फ़ायदा हुआ है सरकारी क्षेत्रों ग्रामीण क्षेत्रों में। तो आपको ऐसे कुछ वहाँ पे योजनाएं इन सब का रेफरेंस डालना होगा, ठीक है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन आप अभी भी जो है हमारे पर्यावरण और ग्रामीण विकास को दो पृथक विषय मानकर व्यवहार नहीं कर सकते, ठीक है, कि आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और पर्यावरण को एक साथ अगर आप करके उसको जो है डेवलप करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए
पर्यावरण में क्या होगा, अधिक मात्रा में अगर जैसे जल दोहन हो रहा है, गन्ना इन सब की जो कृषि, जैसे कि आप देखेंगे पंजाब हो गया, हरियाणा, इन सब बेल्ट में गन्ना इन सब की, या वेस्टर्न यूपी हो गया, तो इसमें क्या होगा, गन्ना इन सब की जो मात्रा होगी वो जल बहुत अधिक मात्रा में लेती हैं। ठीक है, तो जल बहुत अधिक, तो उससे क्या पर्यावरण को हानि हो रही है, पर्यावरण को हानि के जल संबंधित समस्या उत्पन्न हो रही। तो ग्रामीण विकास प्लस पर्यावरण को साथ लेके चलेंगे तो और ज़्यादा फायदा होगा। साथ में नई प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को आविष्कार करें जो दोनों को साथ लेके चलें। साथ में क्या करना है कि आपको कि कह रहे हैं कि हमारा पहला काम तो सभी उपलब्धियों को, विविधियों को सर्वश्रेष्ठ पहचान कर उससे चुनना है, ताकि अब जैसे कि क्या है कि क्षेत्र वाइज समस्याएं, प्रौद्योगिकी का अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब जैसे कि भाई गन्ना उत्पादन या पर्यावरण संबंधी, तो जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगी तो वहाँ के लिए वो योजना ज़रूरत होगी ना। तो पहले आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसमें सुधार करना है, उसमें लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे कि पूरा ग्रामीण क्षेत्र इस प्रकार से डेवलप होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखिए बहुत सीधा सा क्वेश्चन है कि ग्रामीण विविधीकरण में, ठीक है, अभी जो लोग सेम चैप्टर पढ़ा में गैर कृषि कार्य, गैर कृषि, वही गैर कृषि, यहाँ पे रोजगार की जगह पे आपको समझना है। देखिए ग्रामीण विविधीकरण में गैर कृषि रोजगार नहीं, आपको यहाँ पे समझना गैर कृषि कार्य का क्या महत्व है। ठीक है, इसको आपको समझाना है। ठीक है, 250 शब्दों में। तो आप इसको ग्रामीण क्षेत्रों में विविधीकरण के लिए गैर कृषि कार्य का क्या महत्व है, ठीक है, आपको इसको जो है लिखना है 250 शब्द में। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके थ्रू जो डिस्कशन बॉक्स है आपको वहाँ पे लिख के भेजिए। ठीक है, आपको वहाँ पे कैसे क्या किसमें समस्या आ रही है, लिखने में क्या हो रहा है, उसको डिटेल में चेक करके आपको फीडबैक देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जो भी हमारे नए, आपने देखा होगा अभी पॉलिटी की हमारी एक क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हुई, तो आप उसको भी देखते रहिए। ठीक है, ऐसे भी और भी इससे संबंधित क्विक रिवीजन की पीटी में ध्यान रखते हुए 2024 के और से जो सीरीज लॉन्च की जाएंगी, सब्जेक्ट आएंगे, तो आप सबको देखते रहिए। ठीक है, चलिए लाइक करिए और जिसको भी ज़रूरत हो उसको शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।